आज का प्रोग्राम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि आज हम अपने मुआशरे के 3 नासूरों पर बात करने की कोशिश करेंगे, उससे जुड़े हुए तमाम वाकयात भी रखेंगे। और ये 3 नासूर, पहले नंबर पर दीन से दूरी और उसके नतीजे में अपने आप को एक जानवर के तौर पर दुनिया में कायम रखना कि मेरा काम जिंदा रहना है, सांस लेना है, रोटी टुक्कर करना है और उसके बाद जानवरों की मानिंद जिंदगी गुजारकर मर जाना है। और हमारी अक्सरियत अनफॉर्चुनेटली इसी मर्ज का शिकार है। दूसरे नंबर पर कि जना, नाजायज ताल्लुकात और उनके लिए बहाने तलाश करना, अपने आप को बाद में मजलूम कहना और मजबूर कहना इस नतीजे में। और तीसरे नंबर पर काला इल्म। ये 3 लानतें हैं जो किसी भी मुआशरे को एक ऐसे अंधे कुएं में फेंक सकती हैं जिसमें इस वक्त मेरा मुआशरा गिर चुका है। हमारे साथ नवीद अंजुम ऐवान साहब मौजूद हैं और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हैं काना पुलिस स्टेशन के, और इन्होंने ये स्टोरी अनर्थ की है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम। थैंक यू। होता कुछ हुआ कि एक अंधा कत्ल था और कोई उसका सुराग नहीं मिल रहा था। आपने, आपकी टीम ने इसको अनर्थ किया और इसमें ये जो इसके तारीख तरीन पहलू हैं वो पूरी कौम के सामने ला के रखे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रियली ऑनर्ड। हुआ क्या था? थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये चंद रोज़ कबल की बात है कि ये हमारा डिफेंस रोड जो है, यहाँ टूल प्लाजा के पास एक हमें डेड बॉडी मिलती है। नाले के करीब? नो, ऑन रोड। ठीक है। जो डेड बॉडी है उसका जो क्राइम सीन ये है कि उसका सर जो है वो पूरा कुचला हुआ है और एक हथौड़ा जो है ब्लड के साथ वो साथ है। ठीक है। तो ये बड़ा स्ट्रेंज केस था। बेसिकली अभी सीसीपी साहब के जो न्यू ऑर्डर्स हैं उसमें इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हीनियस क्राइम जो है उसको डील करे, और वो मैं ही इसका आयु था, ये मैंने ही इस केस को सॉल्व किया है। ये जब ये केस आया था, इनिशियली ये रिपोर्ट हुआ था, तो मुझे वो कराची वाला थोड़ा गैंग याद आने लग गया। नहीं, वो ऐसा खुदा ना खास्ता लाहौर में भी कुछ ऐसा ना हो, लेकिन आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे से हल किया। ऐसा नहीं है। ये चूँकि नॉर्मली हम देखते हैं कि मर्डर हो जाते हैं, गोली लग जाती है, पिस्तौल बंदूक से बंदा मर जाता है, लेकिन ये ऐसा एक डिफरेंट केस था और रोड के ऊपर के एक थोड़े से आदमी का सर कुचला गया। ये अनआइडेंटिफाइड थी इसकी लाश। फिर हमने जब पता किया तो ये मोहम्मद इसाक के नाम से मकतू जो मरने वाला है, ठीक है, इसका नाम मोहम्मद इसाक मिला। मोहम्मद इसाक का जब पता किया तो मोहम्मद इसाक बेसिकली एक जेली फेक कामल है जो पीरी मुरीदी, ये जादू टूने वगैरह काला इलम और ये पीर इस तरह का जेली फेक। हमने इसकी CDRs ली। CDR में मैंने एटलीस्ट 100 लोगों को कॉल की और 600 लोगों को कॉल की। अच्छा। जिसमें ऑलमोस्ट 95% जो कॉल्स थी वो ख़वातीन की थी और वो ये कहती थी, पहले तो मानती थी नहीं थी, फिर 500 से 600 नंबर्स में अक्सरियत औरतों की थी। फिर जब उनको मैंने कॉल्स की वो पहले मानती नहीं थी, फिर उनको बताते थे कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और इस तरह का एक मर्डर हो गया, तो फिर वो कहती थी जी वो एक बाबा जी थे, हमने उनसे ना दम करवाना था। तो ये मीनवाइल मैंने लोगों से जब थोड़ा सा पूछा तो काफ़ी लोग जो थे उन्होंने मुझे इसके रेट्स भी बताया, कोई 50,000, 35। लास्ट टाइम जब ये वकूआ हुआ, ये ठीक ठाक नोट छाप रहा था काले इनके सर पे। अच्छा, इंटरेस्टिंग केस। CDR एनालिसिस के बाद जब मैंने कॉलिंग की तो एजुकेटेड लोग जो थे वो भी इसके विक्टिम थे। अच्छा। जो औरतें थी, और उनमें अक्सरियत भी औरतों की, वो मेजॉरिटी औरतें। आपको लगा नहीं कि मुआशरा कहाँ जा रहा है? अनफॉर्चुनेटली मुआशरा बेसिकली जो हमारी ख़वातीन हैं, हमारी बहनें हैं या बड़े सादा लोग, हमारे में इमोशनल इंस्टेबिलिटी बहुत है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है। औरतें जो है अपने मामलात मैनेज नहीं कर पाती और फिर वो एक बजाय के वो इशू अपने सॉल्व करें या अपने घर में मामलात को सेटल करें, वो एक शॉर्ट रास्ता इख्तियार करती हैं। चूँकि औरत में नेचुरली इंस्टेबिलिटी होती है तो वो क्विक रिजल्ट चाहती हैं चीज़ों का, तो इसलिए ये नॉर्मली औरतें जो होती हैं ये पीरों फकीरों का सहारा लेकर, इलाकों की भी ख्वातीन थी। जी बिल्कुल। अच्छा, तो नॉर्मली औरतें जो है एक शॉर्ट रास्ता जो है वो अपनाती हैं और बेसिकली इनके डोमेस्टिक इशू होते हैं। जो डोमेस्टिक इशू होते हैं वो नॉर्मली इनके अपने मिसकंडक्ट की वजह से, इमोशनल इंस्टेबिलिटी की वजह से या फैमिली में एडजस्ट ना होने की वजह से या अपने हस्बैंड के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से
तो वो ये कहती हैं कि जो शॉर्ट वे है, ये कोई पीर जेली तलाश करें। अपना मुहाफिज, अपने खामंद भाई, अपने ससुर दामाद के अलावा वो बाबा लगता है। बाबा बाबा ही बचा बाबा अब बाबा जो है, हाँ, ये इशू है ये इस वजह से। तो वो फिर हमने जब मैंने एनालिसिस किया तो मुझे काफ़ी एजुकेटेड कुछ लोग भी मिले। लास्ट टाइम जब ये वकूआ हुआ तो एक बहरिया टाउन में एक एजुकेटेड फैमिली है, उनसे इसने 50,000 रुपया लिया था। ये मर्डर से राइट बिफोर राइट नाइट फ्यू आवर्स अगो, मतलब 7-8 बजे की बात है, 9:30 पे मर्डर हुआ है। वहाँ इसने उनका वो किया दम शम, वो कहते थे कि हमारे दरवाजे हिलते थे, हमारी बॉडी जलती थी। फिर उन्होंने कहा कि जब बाबा ने कहा, ये जेली पीर ने कहा कि जब मैं निकलूँ तो आप खाने की चीज़ें फेंकना, आपका इशू ख़त्म हो जाएगा। वो बंदा कहता है जब मैंने कॉल की 9:30 पे तो मोबाइल ऑफ था। एनी हो, इसकी CDR का जब मैंने एनालिसिस किया 55, 60, 70, 80 लोग जो थे मैंने इंटरोगेट किए, यहाँ लाकर उनसे पूछा, हर बंदा यही कहता था जी मैंने दम करवाया है। लॉस कॉलर जो इसके थे वो भी इसके रिलेटिव थे और दम दरूद कराने वाले थे। अच्छा जी। कॉलर से अब मैं कहता था, पुलिस नॉर्मली कहती है कि लॉस कॉलर इंपॉर्टेंट होता है, और वो वाकई इंपॉर्टेंट साबित हुआ। वो उसकी बीवी थी। वो ऐसे हुआ कि अब डेफिनेटली इसकी बीवी इसको कॉल कर रही थी, 1-2 कॉलें। जब मुझे कोई क्लू ना मिला तो मैं 3-4 दफ़ा इसके घर गया, बार CDRs देखी, सोचा उस पर, तो एक्सपीरियंस होता है। मैंने इसका एक स्टेप बैठा है, मैंने उसका, मुझे शक पड़ा, मैंने कहा ये बात बताओ, तुम्हारा जो फादर है स्टेप फादर, ये जब बाहर जाता था तो तुम्हारी मम्मा इसको कितनी दफ़ा दिन में कॉल करती थी? उसने कहा जी 1-2 दफ़ा करती थी। एक सेकंड, माजूद जाता हूँ। इसका स्टेप सन जो है ये कातिल का असल बेटा है? इसकी एक और वाइफ है। अच्छा जी। एक 3 वाइफ जो थी, 2 वाइफ जो थी इसकी, 2 असली इसने रखी थी और एक ये थी, ये रखी हुई थी। एक और इसकी वाइफ वो भी साथ रहती थी, उसका एक बेटा है, वो जवान है, और वो बेसिकली इसका भी बेटा नहीं, उसके दूसरे हस्बैंड से है। अच्छा जी। अब ये जब मैंने उसको पूछा, यहाँ इंटरोगेशन की कि आप ये बताओ कि आपकी मम्मा जो है नॉर्मली ये बाबा को कॉल रूटीन में कितनी दफ़ा करती थी दिन में? तो उसने ये कहा कि नॉर्मली 1 आधे दिन में करती थी, लेकिन जब ये वकूआ हुआ है उस दौरान फ्रीक्वेंसी कॉलें थी। वहाँ से मुझे शक हो गया कि ये 5-10 मिनट बाद इसकी पोजीशन पूछ रही है कि क्या है। उसको हिरासत में लिया, वहाँ इंटरोगेशन की, वो ब्रेक हो गया। फिर वो खतून को हिरासत में ले लिया, उसने बता दिया जी कि मेरी इसने पहले भांजी के साथ शादी की थी, जो मकतूल, जो मारने वाला कातिल है। और उसका पता चला कि वो कम उम्र बच्ची थी जिसको ले, कम उम्र बच्ची थी, ये कातिल की वो सगी भांजी थी। 15 साल पहले उसको ले गया था जब उसकी 15 साल एज थी, अब उसकी 30 एज। उसके बाद ये जो बंदा है इसकी ये बीवी को ले गया, मीनवाइल इसकी बीवी को भी ले गया, और बीवी को बगैर निकाह के रखा और अननोन जगह पे रखा, इसको मिली भी नहीं। बीवी अपनी मर्जी से रह रही थी। बीबी ये कहती है कि मुझे इसने कहा था कि मैं तुम्हारा एक ही बेटा है, उसको जादू करके जला दूंगा, मेरे साथ रहो। यानी कि उस लोकेलिटी में वो 50 औरतों को ये कहेगा तो इसके साथ चल जाए। लेट मी टॉक। फिर ये औरत बताती है कि फिर ये कहता था कि तुम्हारी को फ्रेंड हैं जो जादू टूना कराने वाली औरतें हैं, मुझे उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप करवाओ मेरा। अच्छा। मुतद्दद बार जिस घर में ये रहता था, एक इसने अलग कमरा बनाया हुआ था जहाँ ये औरतें लाकर दम करता था और उनसे ज्यादती करता था, और उनको इसलिए दबा कर रखता था कि जी मैं आपका काम कर रहा हूँ, आपका काम हो जाएगा। तो लिहाजा ये क्राइम की जो मेन वजह है, इसकी ये वजह है कि ये तंग आ गई थी। इसने अपने साबका खामन से जो रब्ता किया, उसको बताया कि ये बैरिया गया हुआ है, वो दरमियान में घात लगा के बैठा हुआ था, उसके पास थोड़ा ही था, ये लोहे का काम करता है। जब मैं इंटरोगेशन कर रहा था तो मुझे जब थोड़े से पीछे गया मैं इन्वेस्टिगेशन करने, तो पता ये चला कि इसका खामन जो है साबका, वो भी लोहे का काम करता है। अच्छा। वहाँ से मुझे ये क्लिक हो गया कि डेफिनेटली ये लोहार है, और अब ऑल ऑफ सडन इसके बाद थोड़ा ही ऐसा वेपन होगा जो इसने यूज़ किया है। तो उसके बाद वो हमने खतून को हिरासत में लिया, उसने बात बता दी कि मैं इसके जादू से तंग आ गई थी। एक मेरी जो इसकी भांजी को मारता था, एक औरतें लाता था, एक मेरे साथ ना इसने शादी की और ना मुझे वैसे ही टॉर्चर किया। तो मैंने अपने साहब खामन से प्लानिंग की और उसको बताया ये फ़लाने रास्ते से आता है, और वहाँ ये मर्डर हो गया। आपकी मुलाकात खातून के साथ हुई है, आपने उसको इन्वेस्टिगेट भी किया है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई खातून इसके कहने पर इसके साथ चली गई थी, कि डराया और खातून चली गई,
या ये कहानी की इंटेंशनली थी और अब कवर नया डेवलप किया जा रहा है? जो मेरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें डेफिनेटली जो इसने हिप्नोटाइज किया हुआ था या लोगों के माइंड को कंट्रोल किया हुआ था या इसका एक प्रोपोगंडा था, ये ठोकर न्याज बे के एरिए में ये रहता है। वहाँ से भी मैंने पता कराया कि वहाँ भी ये मशहूर था। नॉर्मली ये होता है कि लोगों के साइकोलॉजिकल इशू होते हैं और इस तरह के पीर इन लोगों को जिनके नर्व्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते या जिनकी इतनी मॉरल ट्रेनिंग नहीं होती, उनको ये डिरेल कर लेते हैं। तो ख़तून को डेफिनेटली इसने डिरेल ही किया था। ठीक हो गया। और मुलजिम जो है जिसने कत्ल किया है, आला कत्ल भी बरामद हो गया, तमाम चीज़ें हो गई। अभी इसको ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशंस भी चल रही हैं। कोई लॉजिक, कोई दलील ऐसी है कि इस जुर्म को जो इस मुलजिम ने किया है, इसको बहरहाल इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी ठीक समझा जा सके, माना जा सके, इस पर आप क्या कहते हैं और इससे बचने का क्या? मैं आपको आपके तवज्जो से एक सोसाइटी के लिए एज ए पुलिस ऑफिसर मेरा ये मैसेज है कि हमें इस्लामी तालीमात पे अमल करना चाहिए। हमारा इस जो ईमान है वो मजबूत होना चाहिए और ये जेली पीर और जेली कामल आमल जो हैं और ये फ़ेक लोग जो हैं इनसे निकलना चाहिए। ख़ुसूसी तौर मेरी बहनें, माएँ और बेटियाँ, इनसे मेरी इल्तिजा है कि सबसे पहले आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप मैं तो नॉर्मली ये कहता हूँ कि अगर लोगों का ब्लड शुगर भी ऊपर नीचे हुआ तो वो समझते हैं कि हमारे पे जिन्नात हैं। एग्जैक्टली। या बॉडी मेटाबॉलिज्म चेंज लड़कियों का हो जाता है और उनके बॉडी में चेंजेस आती हैं और वो कहते हैं जिन्नात आ गए हैं। तो खुदा रहा इन चीज़ों से निकलें। ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये और ये सोसाइटी का नसूर है। रियाज जो कातिल है वो ये बयानी है कि इस आदमी ने मेरे ख़ानदान का शिराजा बिखेर दिया था। मैं गरीब वर्कर हूँ मैं गरीब, लेकिन मेरा घर तो था। इस आदमी ने मेरा घर इस जादूगरी के चक्कर में जो है बर्बाद कर दिया और जिसका मैंने बदला लिया और वो एडमंडली मानता है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जी। नवीद